हेलो एंड वेलकम टू स्टड स्टडीज़। तो हम अपने पहले लेक्चर में आप सबका स्वागत करते हैं। तो हमारा पहला जो चैप्टर है सिविक्स का पावर शेयरिंग, ठीक है। पावर शेयरिंग हम पढ़ेंगे और पावर शेयरिंग में देखेंगे आखिर इस चैप्टर में है क्या और क्या और सारी चीज़ें हैं वो हम देखेंगे। जैसे मैंने इसमें क्या किया है, इस पूरे चैप्टर को 5 पार्ट में डिवाइड किया है कि जो आप 5 पार्ट पढ़ोगे वो 5 पार्ट है क्या। तो पहला जो है वो क्या है, बेल्जियम एंड श्रीलंका। सबसे पहले हम केस स्टडी देखेंगे कि आखिर बेल्जियम और श्रीलंका ही परफेक्ट एग्जाम्पल क्यों थे पावर शेयरिंग के, ठीक है। फिर उसके बाद हम कुछ नए वर्ड्स सीखेंगे, जैसे जो भी वर्ड्स हैं, एथनिसिटी क्या होता है, मेजॉरिटिज्म क्या होता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। उसमें मैंने क्या किया है, दूसरे टर्म में श्रीलंका को डिवाइड कर दिया है कि श्रीलंका की जो पॉलिसी थी, ठीक है, श्रीलंका ने कौन सी पॉलिसी को अडॉप्ट किया जिसकी वजह से हम उसे मेजॉरिटिज्म कहते हैं, ठीक है। तीसरे पार्ट में मैंने किसको रखा, एकोमोडेशन। एकोमोडेशन किसकी पॉलिसी थी, बेल्जियम की। कि अब हम देखेंगे कि आखिर बेल्जियम ने अपने एथनिसिटी के प्रॉब्लम को लेके कैसे सॉल्यूशन बनाया और उस सॉल्यूशन से उसने क्या किया, प्रॉब्लम को सॉल्व किया, ठीक है। फोर्थ में हम देखेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, कि आखिर पावर शेयरिंग के कौन कौन से फॉर्म है, पावर शेयरिंग होता कैसे है, ठीक है। फिर उसके बाद फिफ्थ पे हम आ जाएंगे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कि हमेशा पावर शेयरिंग से जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर साल बोर्ड्स में, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम क्या करेंगे, लास्ट में देखेंगे। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए लास्ट तक बने रहेंगे और हम क्या करेंगे, चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा, सबसे पहला पॉइंट है कि हम स्टार्ट करेंगे केस स्टडी से। किसके केस स्टडी से, बेल्जियम एंड श्रीलंका के केस स्टडी से, ठीक है। तो सबसे पहला केस क्या है बेल्जियम का, कि देखो बेल्जियम एक बहुत ही छोटा सा कंट्री था और बहुत छोटी होने की वजह से क्या था, इसकी ओवरऑल पॉपुलेशन समझ लो कि इंडिया के एक स्टेट हरियाणा से कम थी, ठीक है। अब जब उसकी पॉपुलेशन इतनी कम है तो उसकी प्रॉब्लम क्या है, जैसे हमने मैक्सिमम इंडिया में देखा है कि इंडिया में आधे से ज़्यादा जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का रीज़न जो है वो कहीं ना कहीं क्या है, पॉपुलेशन है, ठीक। अब अगर कोई कंट्री में इतनी कम पॉपुलेशन हो कि स्टेट जितनी पॉपुलेशन है, तो प्रॉब्लम होने की चांसेस तो कम है। तो आखिर उसमें प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम है वहाँ की एथनिसिटी, ठीक है। अब एथनिसिटी होता क्या है, अब देखो कि जैसे मानो कि मैं हूँ, ठीक है। अब इमेजिन करो कि कोई और है। अब तुम्हारी एथनिसिटी, जैसे मान लो कि मैं हूँ, तो मेरी एथनिसिटी क्या है कि मैं हिंदू कल्चर को बिलोंग करता हूँ, ठीक है। मैं मान लो कपड़े कैसे पहनता हूँ, ट्रेडिशनल कपड़े पहनता हूँ, कुर्ते पजामा पहनता हूँ। अगर मान लो कि तुमने क्या करते हो, तुम्हारे कल्चर में क्या है, तुम अपने सर पे टीका लगाते हो। अब ऐसे ही कल्चर को फॉलो करने वाले जितने भी लोग हैं, उन लोगों के ग्रुप को हम क्या कहेंगे, एथनिसिटी कहेंगे, कि ये सेम कल्चर को फॉलो करने वाली एथनिसिटी है, ठीक है। जैसे तुम हिंदू कल्चर को फॉलो करते हो, तो जितने भी हिंदुइज्म के लोग हैं वो सारे किस एथनिसिटी से बिलोंग करते हैं, वो हिंदुइज्म से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये समझना कि तुम्हारी तरह रहने वाले, तुम्हारी तरह कल्चर फॉलो करने वाले, तुम्हारी तरह चीज़ें करने वाले, तुम्हारी तरह कपड़े पहनने वाले, तुम्हारे जैसे दिखने वाले, वो सारे क्या होते हैं, एक एथनिसिटी के होते हैं। ऐसे बेल्जियम की प्रॉब्लम क्या थी, बेल्जियम की प्रॉब्लम थी एथनिसिटी, डिफरेंट एथनिसिटी, ठीक। कैसे कि जैसे ये तुम बेल्जियम का मैप देखो, इस बेल्जियम में क्या है कि ये जो तुम्हें येलो पार्ट दिख रहा है, ठीक, ये येलो पार्ट है किसके, डच स्पीकिंग। यहाँ पे कौन लोग रहते हैं, जो डच बोलते हैं, डच लैंग्वेज बोलते हैं। और ये 40%, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये फ्रेंच बोलते हैं, क्लियर है। अब ये जो बचा इधर ब्लू पार्ट, इस ब्लू पार्ट में रहने वाले क्या बोलते हैं, जर्मन बोलते हैं। तो अब क्या है, टोटल एथनिसिटी कितनी हुई, जो ओवरऑल बेल्जियम की एथनिसिटी है, बेल्जियम के जो ग्रुप है, उस ग्रुप में 3 है, ठीक है। एक तो डच स्पीकिंग है, फ्रेंच स्पीकिंग है, और कौन है, जर्मन स्पीकिंग है। अब उसके बाद क्या है, यहाँ एक इसकी छोटी सी राजधानी है, ठीक, कौन सी, ब्रुसल्स। अब ये जर्मनी की जो
राजधानी है, यहाँ पे मामला थोड़ा उल्टा है। यहाँ पे मामला क्या है कि यहाँ पे फ्रेंच पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है, और जर्मन पॉपुलेशन क्या है, सॉरी बेल्जियम की जो डच पॉपुलेशन है वो क्या है, कम है। तो यहाँ पे राजधानी में जो गवर्नमेंट बनती है, जो कैपिटल में जो गवर्नमेंट बनती है, वही क्या करती है, पूरे कंट्री पे रूल कर रही है। अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट बनी वो किसकी बन गई, फ्रेंच स्पीकिंग की बनी। अब फ्रेंच स्पीकिंग की जब गवर्नमेंट बनी, उन्होंने क्या किया, ये 59% स्पीकिंग डच जो हैं इनके ऊपर भी रूल करना स्टार्ट कर दिया। मतलब यहाँ पे क्या है, जो माइनॉरिटी हैं वो क्या कर रहे हैं, मेजॉरिटी के ऊपर रूल कर रहे हैं। इसकी वजह से अब क्या है, जो डच स्पीकिंग है और जो फ्रेंच स्पीकिंग है, इनके बीच में अब क्या होगी, टेंशन होगी। कैसे टेंशन होगी कि हमारी बातों को भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, हमारी चीज़ों को क्या किया जा रहा है, पूरा नहीं किया जा रहा है, या फिर गवर्नमेंट जो है हमें सीरियसली नहीं लेती। ठीक, ये सारी चीज़ें होना स्टार्ट हो जाएगा। और इन सारी चीज़ों से स्टार्ट होने के बाद अगर मान लो ये चीज़ें ठीक समय पे रिजॉल्व नहीं की गई, तो ये किसका रूप ले लेगी, ये सिविल वॉर। अब सिविल वॉर क्या होता है, देखो सिविल वॉर में जब एक ही कंट्री के जो एक ही नेशनैलिटी के जो दो ग्रुप हैं, दो एथनिक ग्रुप हैं, वो दोनों एथनिक ग्रुप क्या कर लेते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर देते हैं, राइट स्टार्ट कर देते हैं, दंगा फसाद, तो उनको हम क्या कहते हैं, सिविल वॉर कहते हैं, मैसिव स्केल पे। ठीक, छोटा मोटा हुआ अगर कहीं गांव में हो गया, किसी शहर में हो गया, तो उसे हम राइट कह देते हैं, दंगा कह देते हैं। लेकिन समझो ओवरऑल पूरी कंट्री में यही हो रहा है कि जितने भी जो एथनिसिटी है, जो एक्स एथनिसिटी है और जो वाई एथनिसिटी है, दोनों क्या कर लेते हैं, आपस में लड़ने लगते हैं। तब हम इसे क्या कहते हैं, सिविल वॉर कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आया कि तुमने क्या देखा कि ये है तुम्हारा बेल्जियम। बेल्जियम में दो पॉपुलेशन ग्रुप, ठीक है, वैसे तो तीन है, लेकिन मेजर जो पॉपुलेशन है कॉम्बिनेशन वो किसका है, दो का है, एक डच स्पीकिंग का, एक फ्रेंच स्पीकिंग का। ठीक है, अब डच स्पीकिंग का प्रॉब्लम क्या है कि जो कैपिटल है, कैपिटल में रूल किसका है, फ्रेंच स्पीकिंग का, और फ्रेंच क्या है, जो है फ्रेंच स्पीकिंग के लोग जो हैं वो कंट्री में माइनॉरिटी हैं लेकिन कैपिटल में मेजॉरिटी हैं। कैपिटल में मेजॉरिटी होने की वजह से क्या होगा कि चीज़ें अब प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। देखो चैप्टर को पढ़ते समय या फिर चैप्टर जब मैं पढ़ा रहा हूँ, तो तुम्हें सिंपल एक ही रूल को फॉलो करना है कि पहले बुक खोल के सामने रख लो और बुक की तरफ देखो मत, सिर्फ क्या करते जाओ, इसको सुनते जाओ। सुनने के बाद जब वीडियो ख़त्म हो जाए, तो वीडियो ख़त्म होने के बाद पैराग्राफ पढ़ते जाओ। जब पैराग्राफ पढ़ते जाओगे तो चीज़ें क्या होंगी, देखो जो सोशल साइंस है, इसका नाम में ही सोशल है, तो सोशल का मतलब क्या होगा कि इसका जो एग्जाम्पल है वो लिविंग एग्जाम्पल मिल जाएगा तुम्हें। आसपास देखोगे वो सारी चीज़ें तुम्हें क्या की जाएंगी, दिखाई जाएंगी कि हाँ यार ये तो सोशल स्टडी में मैंने ये वाला पढ़ा था, मैंने राइट पढ़ा था, तो वो तुम्हें राइट कहीं दिख जाएगा, कहीं न्यूज़ देखोगे तो ये सारे इंसिडेंट जो होंगे वो तुम्हें रियलिटी से रिलेट कर पाओगे तुम। और जब रियलिटी से रिलेट करोगे तब क्या होगा, चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगे। अभी तुम सिर्फ क्या करते जाओ, स्टोरी सुनते जाओ, और स्टोरी सुन के क्या करोगे, इसे एक बार आराम से सोचोगे कि आखिर ये क्या हुआ। सोचने के बाद क्या करोगे, बुक को सीधा एक बार रीड कर लोगे, प्रॉब्लम ख़त्म, कुछ है ही नहीं प्रॉब्लम। अब देखो जनरली क्या है कि सिलेबस वगैरह हर स्कूल्स में और जितने भी जगह हैं वहाँ पे धीरे धीरे ख़त्म होने को आया। कुछ जगह पे क्या होंगे, प्री बोर्ड स्टार्ट होंगे या फिर नॉर्मल टेस्ट वगैरह स्टार्ट होगा। अब वहाँ पे जैसे कल ही एक इंसिडेंट है कि एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया कि सर पेपर स्टार्ट हो गया है और अभी तक क्लियर नहीं है, मुझे कैसे करना है, कुछ शॉर्ट ट्रिक बता दीजिए, छोटा सा ट्रिक बताइए जिसकी वजह से मैं क्या कर सकूं, पेपर को इजीली क्रैक कर पाऊं। अब देखो 3 दिन का टाइम है या 4 दिन का टाइम है, 1 हफ्ते का टाइम है, तो जो तुम 1 साल में पढ़े हो 1 हफ्ते में बस रिवाइज हो सकता है। ठीक है, ये सोचो कि कोई ऐसा ट्रिक है जिसकी वजह से मैं तुम्हें बता दूं कि जो चीज़ें 1 साल में पढ़नी थी वो तुम क्या कर लोगे, 7 दिन में पढ़ लोगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है।
ठीक है। फालतू के मोटिवेशन तुम्हें मिल जाएंगे कि हाँ एक दिन में कवर हो सकता है, 2 दिन में कवर हो सकता है, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। रियलिटी के साथ देखो, रियलिटी के साथ चलोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि ये जो है वो पूरी तरह से फेक है। एक एक साल में चीज़ें जो कवर होंगी वो तुम एक हफ्ते में नहीं कर पाओगे, मैक्सिमम एक हफ्ते में रिवीजन होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। इसलिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। और रही बात टेस्ट की या फिर प्री बोर्ड की, तो उसका टेंशन मत लो, ठीक है। प्री बोर्ड्स में मार्क्स कम आए ज़्यादा आए उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं फिर से वही एक चीज़ कहूँगा कि प्रीवियस ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं तुम्हारे जो 11th में गए हैं उनसे पूछोगे कि क्या जो प्री बोर्ड्स के मार्क्स थे वही मार्क्स आपके बोर्ड में आए हैं? नहीं। मैं प्री बोर्ड में खुद अपने सब्जेक्ट में इतना स्ट्रिक्ट कॉपी चेक किया था जिसकी वजह से स्टूडेंट के मार्क्स 30, 35, 40 से ऊपर नहीं जाते थे, और वो स्टूडेंट अच्छा स्कोर करके 90, 95 लेके आए हैं, ठीक है। अब जब तुम क्या करोगे, शॉर्ट ट्रिक के पीछे भागोगे, कुछ नहीं होगा। प्रॉपर पढ़ते जाओ, अभी भी तुम्हारे पास 2-3 महीने का समय है, प्रॉपर रिवीजन होता जाएगा। क्लियर है? अब देखो बेल्जियम के बाद हम आगे चलते हैं, नहीं तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। नेक्स्ट क्या है? श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका के अंदर कंडीशन क्या थी? श्रीलंका के अंदर कंडीशन थी मेजोरिटिज्म। अब मेजोरिटिज्म क्या होता है कि एक कंट्री के जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो माइनॉरिटी, मतलब जिनकी पॉपुलेशन कम है, उनके ऊपर क्या करेंगे? उनके ऊपर रूल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वैसे ही श्रीलंका ने कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करी? अब देखो श्रीलंका है, ठीक है, ये उसकी जो पॉपुलेशन, जो एथनिक ग्रुप मैंने बताया ना, एथनिक ग्रुप का ये कॉम्बिनेशन है। अब देखो ज़्यादातर श्रीलंका की जो पॉपुलेशन थी वो क्या थी? सिंहाला स्पीकर्स की थी, जो एक सिंहाला लैंग्वेज बोलते थे और बुद्धिज़्म रिलीजन को फॉलो करते थे, ठीक है। उसके अलावा जो उनके पास एक और 2 और कम्युनिटी थी, एक थी श्रीलंकन तमिल्स की, ऐसे श्रीलंकन जो क्या बोलते थे? तमिल बोलते थे। फिर उसके बाद क्या था? इंडियन तमिल्स थे, ऐसे तमिल जो क्या थे? ऐसे तमिल बोलने वाले जो इंडियंस थे। और बाकी थोड़े बहुत परसेंट क्या थे? जो मुस्लिम्स थे, श्रीलंकन तमिल्स थे, वो मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करते थे, वो सारी चीज़ें। अब देखो ये जो येलो पार्ट है, ठीक है, ये येलो पार्ट दिख रहा है, इन येलो पार्ट में रहने वाले कौन है? सिंहाला स्पीकर्स। ये जो तुम्हें किस में दिख रहा है? ऑरेंज में, ठीक है। ये ऑरेंज कलर के जितने दिख रहे हैं तुम्हें स्पेस, यहाँ पे कौन रहते थे? श्रीलंकन तमिल रहते थे। ये जो बीच में तुम्हें दिख रहा है, ये बीच में कौन रहते थे? इंडियन तमिल रहते थे। और ये जो छोटे छोटे डॉट दिख रहे हैं, इन छोटे छोटे डॉट्स में कौन थे? जो मुस्लिम्स रहा करते थे। ये था कहाँ का? श्रीलंका का कॉम्बिनेशन। देखो 74% जो पॉपुलेशन थी वो बुद्धिज़्म थी, और श्रीलंकन जो सिंहाला लैंग्वेज थी, उन सिंहाला लैंग्वेजेस को वो क्या करते थे? बोलते थे। 18% जो पॉपुलेशन थी वो किसकी थी? तमिल्स की थी, ठीक है, इंडियन तमिल और ये सारी चीज़ें मिक्स। और 13% पॉपुलेशन थी हिंदू और मुस्लिम्स, ठीक है। अब देखो ये तो तुम्हें कहाँ का? श्रीलंका का प्रॉपर समझ में आया। अब मेजॉरिटिज्म, ये ध्यान रखना, मेजॉरिटिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेजॉरिटिज्म होता क्या है कि जब एक लार्ज पॉपुलेशन, ठीक है, क्या करेगी? जो कम पॉपुलेशन के लोग हैं उनके ऊपर डोमिनेट करेगी, उसी को हम क्या कहेंगे? मेजॉरिटिज्म कहेंगे, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हारे घर में क्या है, तुम 10 लोग हो, ठीक। अब 10 लोगों में 7 लड़के हैं और समझ लो 3 लड़कियां हैं। अब तुम क्या कर रहे हो कि जो 7 लड़के हैं वो क्या करते हैं कि जो उनके घर में लड़कियां हैं उनको डोमिनेट करते हैं, मतलब एक तरह से रिस्ट्रिक्शन लगाना, उनके मर्जी से काम ना करने देना, ये क्या है? एक तरह से रिस्ट्रिक्शन है। तो इसे हम क्या कहेंगे? मेजॉरिटिज्म कहेंगे। देखो ऐसा कुछ नहीं है, ये जस्ट सिंपल एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब क्या है, हमें बेल्जियम समझ में आया, श्रीलंका समझ में आया। अब हम क्या देखेंगे? मेजॉरिटिज्म इन श्रीलंका, कि आखिर श्रीलंका में जो मेजॉरिटिज्म थी वो कैसे हुई, और मेजॉरिटिज्म आखिर हुआ कैसे? हम कैसे कह सकते हैं श्रीलंका की एक मेजॉरिटिज्म पॉलिसी को फॉलो कर रहा है? देखो श्रीलंका 1948 में, डेट्स याद रखना, श्रीलंका 1948 में क्या हुआ था? इंडिपेंडेंट हुआ, आज़ाद हुआ। उसने 1956 में एक एक्ट पास किया और उसने क्या बना दिया? सिंहाला जो लैंग्वेज थी
सिंहाला लैंग्वेज को उन्होंने क्या कर दिया, ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया कि सिंहाला जो स्पीकर जो लैंग्वेज है, अब जितने भी गवर्नमेंट के काम होंगे वो सारे किस लैंग्वेज में होंगे, सिंहाला लैंग्वेज में होंगे। ठीक है। और फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, रिजर्वेशन, जितने भी सिंहाला स्पीकर्स हैं उनको क्या मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा। कहाँ पे, जो भी गवर्नमेंट जॉब्स में, यूनिवर्सिटीज़ में जो पोजीशंस हैं, जो एडमिशन्स हैं, उनमें क्या होगा, जैसे हमारे यहाँ पे क्या है कि जो माइनॉरिटी हैं उन्हें रिजर्वेशन दिया गया है, जिनकी जो फाइनेंशियली वीक हैं या फिर जो क्या है पॉपुलेशन जिनकी कम है उन्हें हम, यहाँ पे उल्टा है। उल्टा कैसे, कि जो भी क्या है, जो भी जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है उन्हीं को रिजर्वेशन भी दिया जा रहा है। ठीक है। अब देखो, फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन जो था, जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, न्यूट्रल है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में हम किसी रिलीजन को या फिर किसी ग्रुप को प्रमोट नहीं करते, लेकिन श्रीलंका का कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, श्रीलंका का कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो बुद्धिज्म को क्या करता था, प्रमोट करता था कि बुद्धिज्म जो है वो ऑफिशियल रिलीजन है, सिंहाला जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है, और जो भी सिंहाला स्पीकर्स हैं उन्हें क्या मिलेगा, यूनिवर्सिटी एडमिशन्स में रिजर्वेशन मिलेंगे, जॉब्स में। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये चीज़ें क्या होती गई, बहुत ज़्यादा बढ़ती गई, और बढ़ने के साथ साथ क्या हो गया, सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। और सिविल वॉर क्या होता है वो मैंने तुम्हें बताया ही है। अब देखो, यहाँ पे मुझे 5 पॉइंट लिखने का रीज़न क्या है। ठीक है, मैं इसे एक पॉइंट में या फिर एक पैराग्राफ में सम कर सकता था, लेकिन नहीं, 5 लिखने का रीज़न ये है कि तुम क्या जब भी आंसर लिखोगे, अगर मान लो कि पूछ दिया व्हाट इज मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका, तुम ये सीधा ये 5 पॉइंट उठा के लिख दो, फुल मार्क्स। ठीक, क्यों, देखो आंसर राइटिंग पे मैं एक वीडियो लूँगा कि आखिर आंसर कैसे लिखते हैं, तो उससे क्या होगा, तुम्हें ज़्यादा क्लियर होगा, और पिछले साल की जो कॉपीज़ थी उन कॉपीज़ के जो आंसर हैं वो भी मैं तुम्हें दिखाऊंगा। अब देखो, ये था श्रीलंका ने अडॉप्ट किया। अब क्या, अकोमोडेशन पॉलिसी इन बेल्जियम, बेल्जियम ने इस चीज़ को उल्टा अडॉप्ट किया। मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, और आइडेंटिफाई करके उन्होंने क्या किया, इस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाला। और उनके प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या था कि उन्होंने जैसे देखा कि फ्रेंच स्पीकिंग है, डच स्पीकिंग है, लेकिन उन्होंने क्या किया, इन सबको इक्वल कर दिया। अब देखो 1970 से 1993 के बीच में इन्होंने क्या किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया। ठीक है, ताकि जैसे अमेंडमेंट क्या होती है, अमेंडमेंट का मतलब सुधार करना, और आप सुधार तभी करते हो जब कुछ गलती होती है। तो उन्होंने जो भी गलतियां थी कॉन्स्टिट्यूशन में जिसकी वजह से आगे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते थे, उनकी जगह पे उन्होंने क्या कर दिया, सिंपल कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करते गए। अब 1970 से 1993 तक टोटल उन्होंने कितनी बार चेंज किए, 4 बार चेंज किया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन फिर चेंजेस क्या हुए, चेंजेस में उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिस्क्राइब किया नो सिंगल कमेटी कैन टेक डिसीजन यूनिलैटरली। अब देखो, कोई भी, जैसे मान लो कि कोई भी डिसीजन है गवर्नमेंट का, उस गवर्नमेंट के डिसीजन को कोई एक ग्रुप नहीं ले सकता। या फ्रेंच स्पीकिंग है तो फ्रेंच स्पीकिंग ले लेंगे, या फिर डच स्पीकिंग है तो डच स्पीकिंग मेजॉरिटी में है तो वो ले लेंगे, ऐसा नहीं। उनको क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया इक्वल, आधा आधा, कि जो भी असेंबली सीट्स थी उन असेंबली सीट्स में 50% दे दिया गया फ्रेंच स्पीकिंग को, 50% दे दिया गया डच स्पीकिंग को, जिससे क्या होगा, दोनों ग्रुप जो होंगे वो किसी भी डिसीजंस को लेंगे बिल्कुल इक्वालिटी के साथ। ठीक, और उन्होंने क्या किया कि पावर शेयर किया। पावर शेयर कैसे किया, स्टेट गवर्नमेंट बनाया, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। ठीक, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एक अपर लेवल गवर्नमेंट है, या फिर एक तरह से कहो कि वो कंट्री की गवर्नमेंट है। और स्टेट गवर्नमेंट क्या है, छोटी से जो छोटे विंग्स हैं, जो छोटे स्टेट्स हैं, उस स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट है। अब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या है, वो तुम्हारा सेंट्रल गवर्नमेंट का सबॉर्डिनेट नहीं है। मतलब दोनों क्या हैं, अपने इंडिपेंडेंट हैं, काम दोनों के अलग अलग बटे हुए हैं। चैप्टर 2 में जो है वो ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा।
क्यों? क्योंकि उसमें तुम्हें इंडिया के एग्जाम्पल के साथ भी समझाया गया है कि कैसे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग हैं, दोनों इंडिपेंडेंट कैसे हैं। ठीक। फिर चौथा क्या है, जो कैपिटल थी, कैपिटल मैंने क्या बताया कि कैपिटल में क्या है, उल्टा है। कैपिटल में फ्रेंच स्पीकिंग मेजॉरिटी है और डच स्पीकिंग माइनॉरिटी है। तो कैपिटल में उन्होंने क्या कर दिया, सेपरेट गवर्नमेंट बना दी कि जो गवर्नमेंट जो रहेगी वो कैपिटल को अलग से रूल करेगी। कैपिटल के लिए एक अलग गवर्नमेंट बना दी उन्होंने। अब देखो, उन्होंने एक और ग्रुप बनाया जिसे कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते हैं। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या करती थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट अपनी कम्युनिटी को देखती थी। जैसे डच स्पीकिंग है तो डच स्पीकिंग को कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने कम्युनिटी गवर्नमेंट को बता देगा। अगर कम्युनिटी गवर्नमेंट को लगता है कि हमारे कम्युनिटी को सेव करने के लिए, रिजर्व करने के लिए या प्रिजर्व करने के लिए कुछ गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहिए या ये गवर्नमेंट गलत कर रही है, तो वो क्या करेंगे, उन पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे भी 5 पॉइंट लिखे हैं। इस 5 पॉइंट को तुम क्या करोगे, नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी करो, क्योंकि जब भी तुम्हें क्वेश्चन आएगा व्हाट इज एकोमोडेशन पॉलिसी इन बेल्जियम, व्हाट आर द सॉल्यूशंस ऑफ व्हाट आर द सोल्यूशन ऑफ बेल्जियम्स प्रॉब्लम, वो सारी जो चीज़ें हैं वो तुम्हें इन्हीं 5 पॉइंट में, 4 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर के क्वेश्चन में ये 5 पॉइंट लिख दोगे, हो जाएगा तुम्हारा आंसर कंप्लीट। ठीक है, समझ में आया? मेजॉरिटिज्म समझ में आ गया, एकोमोडेशन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। क्लियर कि पावर शेयरिंग आखिर क्यों ज़रूरी है। डिजायरेबल मतलब, डिजायर क्या होता है, डिजायर मतलब इच्छा, कि ऐसी क्या है कि लोग इच्छुक हैं, पावर शेयरिंग ज़रूरी है। तो इसके 2 रीज़न हैं। ठीक है, पहला रीज़न क्या है, मोरल रीज़न। ठीक है, मोरल रीज़न क्या होता है कि जो सोसाइटी के लिए सही हो, सोसाइटी के सेंटिमेंट जुड़े हों जिसके साथ। प्रूडेंशियल रीज़न का मतलब क्या होता है, प्रूडेंशियल रीज़न का मतलब हुआ तुम्हारा कि देखो कि इसका एक्चुअल ग्राउंड क्या है। ठीक, कि काम तो हो गया, जैसे कि मान लो कि तुम, ये मोरल रीज़न है तुम्हारा कि हमें आसपास सफाई रखनी चाहिए, ये क्या है, मोरल रीज़न है। और इसका पोटेंशियल रीज़न क्या है कि तुम्हें बीमारियां नहीं फैलेगी। मतलब एक्चुअल हमें इस प्रॉब्लम का जो मेन कारण है, आखिर हम ये कर क्यों रहे हैं। ठीक है, तो मोरल रीज़न तो हो गया तुम्हारा। पहला क्या है, वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में क्या ज़रूरी है, डेमोक्रेसी में ज़रूरी है पावर शेयरिंग। अगर मान लो कि सारा डिसीजन जो है वो कोई एक ही ले रहा है तो वो डिक्टेटरशिप ही हो जाएगा, जब पावर आप शेयर ही नहीं कर रहे हो तो। ठीक है, फिर जो भी लोग हैं, जो भी पीपल हैं, उन्हें क्या मिलेगा, एक राइट मिलेगा कि गवर्नमेंट जो काम कर रही है उस गवर्नमेंट के काम को कंसल्ट करने का राइट मिलेगा। ठीक, अब जैसे तुम्हारा घर है, तुमसे कुछ पूछा जाता है काम करने के पहले, नहीं, तो तुम्हारे पास राइट नहीं है अपने घर का। तो ऐसे गवर्नमेंट अगर कोई काम करती है तो गवर्नमेंट अपने जो सिटीजन्स हैं उन सिटीजन्स को क्या करती है, राइट देती है कि वो उसमें पार्ट ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर वही है इक्वल पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है, सबको एक चांस देती है। अगर आप चाहते हो गवर्नमेंट का हिस्सा बनना तो आप गवर्नमेंट का हिस्सा बन सकते हो। अब देखो, प्रूडेंशियल रीजन मतलब एक्चुअल आखिर कारण क्या है पावर शेयरिंग का, तो रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट। हमने देखा श्रीलंका में प्रॉब्लम थी, क्यों प्रॉब्लम थी, क्योंकि ठीक से पावर शेयर नहीं हुआ। स्टेबिलिटी, देखो स्टेबिलिटी इन पॉलिटिकल ऑर्डर, अगर लड़ाई झगड़ा होता रहेगा तो गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं कर पाएगी। पावर शेयरिंग की वजह से गवर्नमेंट को क्या मिलता है, टाइम मिलता है, या फिर एक स्टेबिलिटी मिलती है लंबे समय तक काम करने के लिए। जैसे मान लो कि बेल्जियम में एक स्टेबल गवर्नमेंट बनेगी तो बेल्जियम का क्या होगा, बेल्जियम का डेवलपमेंट होगा, और बेल्जियम का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, यूरोपियन यूनियन ने बेल्जियम की जो कैपिटल थी ब्रुसेल्स में अपना हेडक्वार्टर बनाया। क्यों बनाया, क्योंकि उन्होंने देखा कि बेल्जियम बहुत अच्छे से काम कर रही है और आगे भी क्या करती रहेगी, तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है, यहाँ के जो लोग हैं, इससे क्या स्टेबिलिटी बनी रहेगी। अब जब यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है तो उसकी वजह से क्या होगा, डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। जो कंट्री, दूसरे कंट्री से उन्हें बिजनेस के लिए भी ऑफर्स आएंगे, लोग बिजनेस करेंगे, लोग आसपास रहेंगे, पीस मेंटेन रहेगा। ठीक है, अब जो एक स्टेबल गवर्नमेंट से कंट्री का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट क्या है, यूनिटी ऑफ द नेशन। अगर मान लो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, ठीक है,
तो बिना लड़ाई झगड़े के बंटवारा तो कभी नहीं होता। अगर मान लो कि तुम्हारे घर में बंटवारा हुआ है कभी, तुम्हारे चाचा या पापा अलग रहते हैं, तो उसका जनरल रीज़न क्या होगा, अपने से सोचो कि आखिर दोनों अलग कैसे हुए, लड़ाई। तो जब भी क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, तो कॉन्फ्लिक्ट ना होने की वजह से लोग अलग नहीं होते। वैसे ही जैसे इंडिया पाकिस्तान को तुम एग्जाम्पल लो, दोनों के रिलीजन में कॉन्फ्लिक्ट था, इसकी वजह से कंट्री का डिवीजन हुआ, पाकिस्तान बना और इंडिया बना। तो ऐसे ही जब कंट्री में क्या रहेगी, यूनिटी रहेगी, या फिर कंट्री में क्या रहेगा, पीस मेंटेन रहेगा, तो वो डेवलप करेगा, ना कि वहां पे कॉन्फ्लिक्ट होगा। ठीक है, ये दोनों रीजन है, मोरल रीजन और प्रूडेंशियल रीजन। अब देखो, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, मैंने मैक्सिमम ट्राई किया है कि जितने भी आंसर हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, उनमें से आपको 5 पॉइंट मिल जाए। अब 5 पॉइंट मिलेगा अगर आपको, तभी आप क्या करोगे, एक अच्छे से आंसर लिख पाओगे। अब देखो, बेल्जियम में जो पावर शेयर हुआ वो कैसे हुआ, हमेशा ये ध्यान रखना कि ऑर्गन्स और लेवल्स दोनों लगभग आपको जब भी पूछा जाए, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, जैसे मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप क्या करोगे, आपको ये पता है, आपने सेकंड चैप्टर पढ़ा है, क्योंकि नवंबर चल रहा है ये, ठीक है। तो इसमें ध्यान दो कि ऑर्गन्स जो गवर्नमेंट के अंदर की बॉडीज़ हैं, ये थोड़ा सा अलग हो गया है। ऑर्गन्स में क्या है, जो गवर्नमेंट के अंदर की बॉडीज़ हैं वो क्या कर रही हैं आपको, जैसे मान लो, ठीक है, देखो ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, अब क्या है, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट में क्या है, सिंपली ध्यान दो कि ऑर्गन क्या होती है गवर्नमेंट की, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेवल क्या होता है, लेवल क्या है गवर्नमेंट का, लेवल क्या है, अपर लेवल क्या हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर नीचे आओगे स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से नीचे आओगे लोकल गवर्नमेंट। डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, सोशल ग्रुप्स कह लो या फिर इसे लोकल गवर्नमेंट कह लो, कि क्या होगा कि जो गांव में छोटी छोटी गवर्नमेंट बना दी है उनको, या फिर जो लोग हैं जैसे कोई कम्युनिटी के लोग हो गए, उन कम्युनिटी में अगर तुम्हें क्या करना है, उन कम्युनिटी में तुम्हें डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। डिफरेंट सोशल ग्रुप क्या होता है, देखो डिफरेंट सोशल ग्रुप बहुत ही सिंपल है। देखो कि जो भी तुम्हारी अलग अलग कम्युनिटीज हैं, उन कम्युनिटीज को भी क्या कर दिया जाए, थोड़ा बहुत पावर दे दिया जाए। उस पावर से क्या होगा, ताकि वो अपने प्रॉब्लम्स को अपर लेवल तक क्या कर सकें, हाईलाइट कर सकें। फिर क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, देखो सिंपल, पॉलिटिकल पार्टीज के पास भी पावर होता है अपना कैंपेनिंग करने का, फिर उसके बाद वो लोगों के जो प्रॉब्लम है, उन लोगों के प्रॉब्लम को क्या करना, अपर लेवल तक हाईलाइट करना। ठीक, कि जो उनको चैनलाइज करना है, कि जैसे मान लो तुम्हें प्रॉब्लम है अभी कुछ, तो तुम्हारे फेवर की जो पॉलिटिकल पार्टी होगी उस प्रॉब्लम को क्या करेंगी, हाईलाइट करती जाएंगी, ठीक है, और इलेक्शन में उसका क्या करेंगी, मुद्दा बनाएंगी। तो इससे क्या होगा, पॉलिटिकल पार्टीज के पास भी वो पावर है कि वो क्या कर सकते हैं, जो छोटे से छोटे प्रॉब्लम हैं उन प्रॉब्लम को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करके क्या करेंगे, आगे काम करेंगी। ठीक है, फिर प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप क्या होता है, देखो प्रेशर ग्रुप बहुत सिंपल है। प्रेशर ग्रुप क्या होता है कि तुम्हें क्या कर दिया गया है, एक छोटा, जैसे जो भी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बना सके वही क्या होता है, प्रेशर ग्रुप। जैसे मान लो यूनियन होता है, ग्रुप होता है, उन यूनियन और ग्रुप्स को क्या कहते हैं हम, उन्हीं यूनियन और ग्रुप्स क्या करते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, प्रेशर ग्रुप। इसका एग्जाम्पल क्या है, प्रेशर ग्रुप का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कि सिंपल याद रखो प्रेशर ग्रुप क्या होता है, अगर तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर बना रहा है तो वो क्या है, प्रेशर ग्रुप। ठीक है, प्रेशर कुकर और प्रेशर ग्रुप, क्लियर। तो प्रेशर ग्रुप क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है, लेबर यूनियन, और क्या है, और जो छोटे छोटे ग्रुप्स हो गए जैसे स्टूडेंट यूनियन, जितने भी यूनियंस हैं उन यूनियन को हम क्या कहेंगे, एक तरह से ग्रुप कह सकते हैं, प्रेशर ग्रुप कह सकते हैं। अब क्या है नेक्स्ट, बस आप कहोगे क्वेश्चन तो बाकी रह गया। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन के लिए मैं क्या करूँगा कि एक चैप्टर पहले एक बार सिविक्स तुम्हारा ख़त्म हो जाए, उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को एक साथ ही डिस्कस करेंगे, एक दो चैप्टर, जैसे इसके जो पहला चैप्टर है और दूसरा चैप्टर है, इन पहले दूसरे का
क्वेश्चंस जो हैं वो रिलेटिव एक दूसरे से रिलेट करते हैं। इसके लिए तुम्हें कोई कन्फ्यूज़न ना हो, मैं क्या करूँगा, दोनों चैप्टर को पढ़ाने के बाद या फिर दोनों चैप्टर वाली जो वीडियो होगी उस दोनों चैप्टर वाली वीडियो में क्या कर लेंगे, डिस्कस करेंगे दोनों चैप्टर के क्वेश्चंस। ठीक है, अब यहाँ तक देख लियो अगर, तो अच्छा लगा वीडियो तभी देखे होगे, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बस वीडियो ख़त्म, जाओ नोट्स बनाओ, या फिर अगर ये स्लाइड आपको चाहिए या फिर ये जो मैंने तुम्हें पढ़ा है इसके लिए अगर तुम मैसेज कर देना, मैं तुम्हें क्या कर दूँगा, शेयर कर दूँगा। थैंक यू।